जय हिंद साथियों। आज का हमारी जो क्लास रहेगी वो साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम पर रहेगी। ये मैंने सिलेबस में आप लोगों को बता दूं कि 2024 और 25 में इंटरव्यू जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर तैयार किया गया है। और 2024 में जो रिटन एग्जाम में पूछे गए थे 8 से 10 प्रश्न, तो उसके आधार पर भी मैंने तैयार किया है। तो आप लोगों को इसमें पहले थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, पहले एक बात पूरी बता दूं, मेरी जो वीडियो पूरी देखेगा उसको मेरा ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। जिसको लगता है कि मैं शुरुआत करके मुझे थोड़ा, देखो इसमें कुछ आनंद वाली बातें हैं नहीं है इस सब्जेक्ट में, इसमें थोड़ा ज़्यादा माथापच्ची वाली, इसमें दिमाग खराब होता है। तो जितनी से ज़्यादा आप सुनेंगे मेरी क्लास को, इन शब्दों को सुनेंगे, इन लेक्चरों को सुनेंगे, आप उतनी से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल याद रखना है, कोई भी क्लास जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। देखो 2024 में जो रिटन पेपर हुआ था उसमें से लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे। तो इससे तो आप लोगों को मनोविज्ञान का, देखो मैं पहले वो शब्द समझा दूंगा जिसमें आप कंफ्यूजन नहीं हो। तो मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे तो इससे तो आप समझ में आ गया कि रिटन में भी अब डालने लगे। 2024 के जो इंटरव्यू हुआ था ना उसमें भी उन्होंने मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे थे, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में या प्रतिशत में नहीं पूछे गए थे। 2025 में लगभग अब उनका वेटेज 50% हो गया था पूछने का। तो यहाँ पे आप 10% मान लेते हैं और इंटरव्यू में 50%, तो ये 60% को जो महत्वपूर्णता है इन प्रश्नों की, इनको ध्यान में रखते हुए, इनको केंद्र में रखते हुए हम लोग, मैंने अपने आप से स्वयं तैयार किया। ये कोई ऑफिशियल ऐसा कोई नहीं है। जितने भी प्रश्न मनोविज्ञान के पूछे गए हैं उनके आधार पर मैंने अपने स्वयं से सिलेबस तैयार किया। हालांकि मेरा जो सिलेबस था वो मैं पहले इंटरव्यू 2025 के पहले तैयार कर चुका था, लेकिन एक छात्र ऐसा वहाँ मेरे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया, वो मेरे सारे नोट्स लेके ही चला गया। तो अब मुझे फिर से वो उत्तर से तैयार करने पड़ेंगे। मतलब मुझे आते हैं, लेकिन जितने सिस्टमेटिक तरीके से मैंने वो तैयार किए थे जिस तरीके से, अब वो तरीका मुझे फिर से थोड़ा याद करना पड़ेगा कि क्या क्या जरूरत थी। तो उसकी आप टेंशन लेना नहीं, पहले आप सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से, मेरे पास मैं बता दूं आपको कि मेरे पास बना रखा है, मैंने स्वयं से तैयार, लेकिन मैं आप लोगों को ना तो पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, आपको स्वयं से लिखना है। और इसमें कुछ ऐसे सिमिलर शब्द रहते हैं जिसमें आप तो ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन होने की थोड़ी संभावना रहती है कि कई ऐसे शब्द रहते हैं जो बारंबारता उनकी जरूरत पड़ जाती है। तो मैं स्वयं लिख के कि ऐसा मेरे से भी, क्योंकि ये सिलेबस का मामला है, कोई ऐसी गलती ना हो पाए। हालांकि कई वीडियो में ऐसी मेरी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो वो आप लोग को, अब परिपक्व हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, बच्चे रह नहीं गए, तो आप कोई भी गलती हो तो उसको थोड़ा स्वयं से, यदि मैं कोई गलत शब्द उच्चारण कर दूं या बोल जाऊं तो उसको सुधार लिया करो, ठीक है। आते हैं हम लोग अब क्यों जरूरत को देखते हुए, और इस यदि विषय में अब आप लोग नहीं आएंगे, यदि इससे आपसे बनता नहीं है, मुझे पता है, ये याद रखना, ये सब्जेक्ट किसी पर नहीं बनता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनता है, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे हमारे जिनसे कुछ ना कुछ आता होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जब तक, जितना अब आप लोग इससे दूर भागेंगे, समझ लेना आप धर्मगुरु बनने से भी दूर भाग रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि अब इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरह समझना है, और कर्मकांड की तैयारी के साथ साथ अब हम लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी परिपक्व होना है या तैयार होना है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, सभी धर्मों को केंद्र में रखकर आप लोगों बिल्कुल दृष्टिकोण रखना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी, जो भी हमारा साइकोलॉजी वाला है, इसमें सभी धर्मों का दर्शन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस धर्म के कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक जीवन में कौन सी चीजें हम लोगों को ज्यादा जरूरत है। आप एक व्यवहारिक शब्द उसमें डाला था उनने, जो प्रैक्टिकल नॉलेज का, उसका चारों तरफ बहुत व्यापक मतलब था, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा एक छोटे से एक सीमित क्षेत्र में उसका अर्थ निकालते हुए हम लोगों ने तैयारी की थी। तो ये करना नहीं है हमको। पहले अब हम लोग इन शब्दों को समझ लेंगे कि आखिर, मैं इंग्लिश मुंह से बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, जिसमें आप उस इंग्लिश की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। और एक पहले जो हमारा आया था वो एक, मान लो मैं बाद में देता हूँ, मनोविज्ञान एक शब्द है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। एक होती है मनोवृत्ति, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। एक बोलते हैं व्यक्तित्व, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी। एक होता है हमारा मानवता,
इसको बोलते हैं हमारे ह्यूमैनिटी, और एक होता है हमारा नैतिकता, इसको बोलते हैं मोरलिटी, और एक है हमारी अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समझना है, एक एक चीजों की। एक चीज आप लोगों को भले ही अलग अलग लगे, लेकिन ये सारी चीजें हैं एक ही। आपको एक शब्दों में जरूर अंतर लग रहा होगा कि मनोविज्ञान, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, मानवता, नैतिकता, अभिवृत्ति, ये सारी चीजें आपको अलग अलग। ये अभिवृत्ति है जो, ये एप्टीट्यूड, ये दो शब्द एक ऐसे हैं, एक है एटीट्यूड। एटीट्यूड में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मनोवृत्ति है, एटीट्यूड। इसको ज्यादा आपने सामान्य जीवन में देखा होगा। अभी जो नई यंग उम्र के बच्चे हैं तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, लड़कियों पर ऐसे कमेंट कर देती है, लड़कियां लड़कों पर कमेंट कर देती है। तो ये एटीट्यूड का नकारात्मक मतलब नहीं है, इसमें यहाँ पे आप घमंड का नहीं समझना है। इसको मनोवृत्ति में देखते हुए कि आपका क्या लगाव हो, इसमें क्या रुचि है, इसका यहाँ सकारात्मक मतलब है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो चलन में तो आ जाते हैं, लेकिन उसका मूल अर्थ पता नहीं रहता है। तो हमारा भारत देश में व्याकरण की जो त्रुटि है बहुत ज्यादा सारी भाषाओं में चलती है, तो इसको हम लोगों को देख लेना है। ये है हमारा अभिव्यक्ति एप्टीट्यूड। इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि शायद 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। ये सारे हमारे शब्दों का मतलब एक है, लेकिन इसका जो बड़ा व्यापक जो जिसके अंदर ये सारे शब्द आते हैं वो होता है नीति शास्त्र। इसको बोलते हैं इथिक्स, ठीक है। इसके अंदर बड़े गोले के अंदर ये सारे शब्द आते हैं, इनका सारा बिल्कुल बराबर मतलब होता है। चाहे आप मनोविज्ञान बोल लें, साइकोलॉजी इंग्लिश में बोल सकते हैं, चाहे मनोवृत्ति एटीट्यूड बोल लें, चाहे पर्सनालिटी बोल लें, चाहे ह्यूमैनिटी बोल लें, चाहे मोरलिटी बोल लें, चाहे एप्टीट्यूड बोल लें, ये सारे का मतलब होता है एक ही। अब आते हम लोग कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे इसमें आगे। मैं धीरे धीरे एक एक शब्द आप लोगों को लिखते चल रहा है, बिल्कुल जो ना मैं जल्दी में, क्योंकि क्लास लंबी होगी, काफी हमारा सिलेबस है जिसको केंद्र में रखकर हमसे प्रश्न पूछे जाते, तो आप वीडियो रोककर लिखते चल रहा है। वो आप मैं इसलिए नहीं उपलब्ध कराऊंगा कि जब तक आप स्वयं लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे आप सीख कुछ नहीं पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो मुझे काफी, आप माने तो कम से कम नहीं है तो मुझे इस क्षेत्र में लगभग 8 से 10 वर्ष हो गए हैं इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। तो मैंने अनुभव किया है कि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं आपको कुछ नहीं। अब इसमें पढ़ेंगे हम, पहला हमारा जो बिंदु होगा परिचय, कि आखिर मनोविज्ञान है क्या, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम निर्धारक तत्व या प्रतिपादन। अभी तक जो हमारे धर्मगुरु ऐसे जो भर्ती होते आ रहे थे 2023 और 24 तक, लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसको लाने में, इसको मतलब मनोविज्ञान के कुछ तत्वों को लाने में धर्मगुरुओं में। तो अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग संस्थानिक परिस्थितियां। इसका मतलब कि हमारे भारतीय सेना में कहाँ कहाँ किस जगह मनोविज्ञान की जरूरत है, और किन लोगों में या किन ऑफिसरों में, किन अधिकारियों में ये होना चाहिए। तो ये शब्द में एक एक आपको क्लियर बिल्कुल करवाता चलूंगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अब आते हैं हम लोग पारिवारिक। परिस्थितियां, ये मैं डबल क्रॉस मार दे रहा हूँ, यही ऊपर का नीचे है। तो अब पारिवारिक परिस्थितियों में आपको कैसे निपटना है, धर्मगुरु को वो सारी चीजें कैसे आना चाहिए, कि यदि वो सेना में है तो सैनिकों के परिवार में कोई समस्याएं यदि आती हैं ऐसी, या आपके साथ कोई ऐसी अधिकारों संबंधी कोई मतलब चुनौती सामने खड़ी हो जाती है, तो आप उससे कैसे निपटारा करेंगे। एक एक शब्द आपको बिल्कुल लिखते चला है। अब आना हमको स्व परिस्थितियां, मतलब स्वयं की परिस्थितियों में ऐसी कोई चुनौतियां आ जाए तो हम लोग कैसे निपट सकते हैं।
मैं लगभग 6 से 7 शब्दों को लिखने की कोशिश करूंगा और उसी को आप लोगों को बिल्कुल एक सिलेबस में, मतलब जिसको रियलिटी में सीरियस हो धर्मगुरु की तैयारी को लेकर, तो वही मेरे साथ बिल्कुल कदम ताल मिलाते हुए चलेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि बाद में यदि हम लोग इंटरव्यू में या इंटरव्यू प्रैक्टिस में मिलते हैं तो आप मेरे मतलब बराबरी का चाहता हूं मैं। आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप मेरे छात्र बन के रहें, मेरे सामने बिल्कुल बराबरी का मेरा सामना करें। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को तैयार करवाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नैतिक निर्णय। इसकी सेना में और कोई भी ऐसी विषम परिस्थितियां हैं उसको हमको नैतिक निर्णय को मैं इसलिए आपको बोलूं, पहले तो आप राष्ट्रहित में निर्णय लेंगे, फिर वो मानवता को देखते हुए, नागरिकों को देखते हुए, इसमें इसी का शब्द ये जुड़ता हुआ होता है नैतिक निर्णय जो है मॉरल डिसीजन। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना है। नैतिक निर्णय में ये सही और उत्तम 2 शब्द होते हैं, आप लोग लिख लेंगे। ये आपको 2 निर्णय होते हैं, एक होता है सही, कि मतलब ये सही है ये गलत है, और एक ऐसा होता है, एक अंततः जो लास्ट परिस्थितियां होती हैं वो होता है उत्तम, कि अब इसके अलावा और कोई आप ऐसा डिसीजन कोई नहीं ले सकता कि इससे भी अच्छा हो। तो आप सही और उत्तम में 2 शब्द लिख लेना है कि हम लोगों को उत्तम की ओर जाना है। अब एक हम लोगों को शुभ, एक शब्द आता है हमारा इच्छा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी चीजें हो गए। मेरा थोड़ा मोबाइल ओपन है, मैं उसको साइलेंट कर दूं। हाँ ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो रोककर लिख लेना। अब इसका मुझे भी फायदा है, ये सारे शब्द जैसे, हालांकि मुझे तो ऐसे आते हैं लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कोई कहीं बारंबारता ना हो जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में तो ऐसा होता है कि उसमें तो मूड आदमी भी, मतलब कम ज्ञानी भी है तो वो भी पढ़ा लेता है, लेकिन इसमें बिल्कुल, उसमें तो ऐसा है कि पहले आराम से बैठ के किताब बुक्स वुक्स रख के टाइप कर लो, फिर सामने सारी चीजें खुलते जाना है, उसको एक्सप्लेन करते, तो वो एक ज्यादा सहूलियत हो जाती है टीचर के लिए। यदि कोई आपको इस बोर्ड पर पढ़ाए तो उसमें थोड़ा गलती होने की, लेकिन हाँ ज्ञानवर्धन तो होता है खुद उस टीचर का, बहुत अच्छा अनुभवी होता है। अब आ जाते हैं हम लोग नैतिक निर्णय का मॉडल कहां से आया। नैतिक निर्णय का मॉडल नेक्स्ट हमारा आता है जीवन में नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श ये कहाँ से आते हैं, ये सारी परिस्थितियां मैं आप लोगों को बता दूंगा कि संस्कार परिवार से आते हैं, हमारी शिक्षा से, गुरुजन से, मित्र से, या कैसे कहाँ कहाँ आगे बढ़ते हुए आते हैं। अब आता है विकास में मनोविज्ञान कैसे सहयोग करता है। इसका मतलब है कि आप लोग जब कुछ अपने परिवार संबंधी ऐसे कोई निर्णय लेते हैं या अपनी सेना संबंधी, यदि आप धर्मगुरु बन जाते हैं तो हमारी सेना आगे बढ़े, इसमें आप मनोवैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल सतर्कता से कैसे निर्णय लेंगे जिसमें कोई ऐसा निर्णय बाद में शंका या संभावना ना बचे कि जो हम लोगों को नकारात्मक प्रभाव डाल सके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नैतिक उत्तरदायित्व। मुझे पता है कि ये शब्द सब आप लोगों के लिए नए हैं, लेकिन जब इन लोगों को ऐसी परिस्थितियां आपके साथ गुजरी होंगी कि जो इन शब्दों का उससे जुड़ाव होता है, लेकिन आप लोग अभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कोई किया या आप लोग नहीं पढ़े होंगे ऐसी इन चीजों को, तो अभी आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं लगेंगी। ये उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों शब्द एक ही हैं। तो आप लोग जवाबदेहिता भी, क्योंकि बार बार इंग्लिश का शब्द अकाउंटेबिलिटी आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तरदायित्व तो ये जवाबदेहिता एक ही। अब आना है संदेहवादी। ठीक है,
संदेहवादी मान लें, काल्पनिक जो भय, अभी वर्तमान में एक पिछली क्लास में अभी सब लोगों को समझाया हूँ कि कुछ लोग दूसरी लिस्ट के इंतजार में बैठे हैं, काफी छात्र, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। तो हम लोगों को संदेहवादी, दुविधा, काल्पनिक भय, ये सारे शब्द एक ही हैं, तो इसमें नहीं पढ़ना है। इसको इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी, संदेहवादी, इल्यूजन, ये इंग्लिश के शब्द अलग अलग हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं है ना उनको रटना है। आप लोगों को तो इन शब्दों का, और इन शब्दों का आपसे मतलब नहीं पूछा जाएगा, आपको इन शब्दों से, स्थितियों से निकलना सिखाया जाएगा। ये जो स्थितियां हैं इनसे आपको मदद मिलेगी कि अच्छा ये चीज ऐसी है और इस स्थिति में इस हम लोगों को चीजों का उपयोग करके बाहर निकल जाना है। ठीक, काल्पनिक भय, और एक हमारा आता है, बस ठीक है, अब आता है मनोवैज्ञानिक अहमवाद। कुछ समझ में ना आए तो मैं बोलते जा रहा हूं, यदि कोई शब्द ऐसा हो जाए। अहमवाद, देखो मनोविज्ञान की भाषा में हर चीजों का मतलब कुछ दूसरे तरीके से होता है, तो आप आम व्यवहारिक जीवन में जो शब्दों का उपयोग करते हैं उनसे मत जोड़ के देखने लगना, नहीं तो थोड़ा समस्याएं फिर ज्यादा पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कर्मकांड में यदि आप लोगों को मंत्र आते हैं, आपको सिखाना तो आसान हो जाएगा कि 5 से 10 दिन 1 महीने में सिखा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि यदि आप अशुद्धि वाले मंत्र याद किए हैं, आपको आते हैं, तो वो अशुद्धियों को हटाने में, शुद्ध करवाने में पता नहीं तो 6 महीने या 1 वर्ष लग जाएगा। ऐसे ही इसी में आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा अलग चीजें, एक व्यवहारिक चीजों में नहीं रखना है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा नैतिक सापेक्षता और नैतिक यथार्थवाद। नैतिक शब्द में सापेक्षतावाद और यथार्थवाद। आप लोग यदि शब्द नैतिक वाला जोड़ना चाहें तो जोड़ते चलना है आपको। अब आएगा हमारा आत्मपरकतावाद। ये आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्णय, आत्मावलोकन, इन सारी चीजों को इसमें आपको पता चल जाएगा कि सही रास्ता हम लोगों को कैसे निकालना है और कैसे इन सब चीजों पर निर्णय लेना है। अब सांस्कृतिक सापेक्षवाद। देखो इन सारी चीजों की हम लोग तैयारी कर लें, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये समझ लेना कि ये सारे शब्द है जो हम लोगों को थोड़े थोड़े पता होना चाहिए, रटना नहीं है। यदि आप लोग ये शब्द लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे, तो आपको सारे बनने लगेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा चुनौतियां आएंगी। अब आते हैं नियतिवाद और मानवीय स्वेच्छा। तो दोनों एक है, तो मानवीय स्वेच्छा लिख लेते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है, मानवीय स्वेच्छा, कि कोई चीज आप अपनी मर्जी से या कोई दबावपूर्ण, ऐसी कई स्थितियां बनती हैं सेना में, जो इंटरव्यू में ऐसी आप लोगों से पूछते ही हैं, वो कई लोगों से इस बार 2025 में भी पूछी गई हैं, तो इस पर आपको जरूर याद रखना। एक होता है खुशी, ठीक है, एक होता है आनंद। अब आप लोग अपने जीवन में खुश तो बहुत होंगे, लेकिन जो आनंद की स्थिति में पहुंच जाए, मतलब खुशी की जो पराकाष्ठा होती है, अंतिम स्तर वो आनंद की होती है, जिससे आगे कोई ऐसा कोई स्तर नहीं होता है मानव जीवन में। तो इन चीजों को, शब्दों का मैं थोड़ा थोड़ा मौलिक आप लोगों को अंतर भी बताता चलूंगा, दोनों चीजों को समझाता चलूंगा। यदि आप लोगों को फिर अंततः खुशी चाहिए कि आपको आनंद चाहिए, वो आप बता सकते हैं बाद में। अब मैं मिटा रहा हूं फिर से इसको बोलते हुए, बिल्कुल आप लोगों को लिख के रखना है। मैं ईमानदारी से, यदि आप मेरे साथ ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि चाहे इंटरव्यू पैनल में वो किसी को भी बिठा दे, आप उनको इंटरव्यू इसमें साइकोलॉजी में देख के नहीं आएंगे, बल्कि उनका लेके आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि लेकिन हाँ, आपको अपने कर्मकांड में तैयारी जरूर करते रहना है, कि ऐसा नहीं है कि पता चला इसका हम लोगों को मौका ही ना मिले अपने जो भी हमारा ज्ञान है उसका प्रदर्शन करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मानवीय आधार पर
मानवीय कार्यों के आधार पर निर्णय। आधार पर निर्णय, इसका मतलब है कि हमारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या कोई भी हमारे धार्मिक गुरु रहे हों, जिन लोगों ने ऐसे कोई कार्य किए हों जो मानवता के लिए एक मिसाल बन गए हों, तो उनके आधार पर हम लोग अब जो वर्तमान में निर्णय लेंगे उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भोगवादी या विलासितावादी। ये शब्द आप लोगों को मैं बताऊं कि आप जो सैलरी धर्मगुरु की या जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में हद छोटे से फंस जाते हो, लेकिन जैसे ही आप भोगवादी और विलासितावादी का मतलब पढ़ लेंगे और इन सारी चीजों को स्थितियों में देखना शुरू कर देंगे, आप वहाँ बिल्कुल जैसे ही उत्तर देंगे किसी चीज का तो धर्मगुरु की सैलरी और सुविधाओं को देखते हुए बिल्कुल मत देंगे। उनको एहसास करा के आएंगे कि तो हमारा छोटी सी बात है, ये सैलरी तो ऐसा है कुछ आजीविका के लिए मानव के लिए जरूरी होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती है, क्योंकि जो भी हमारा राष्ट्र हित या राष्ट्र प्रेम है हमारा केंद्र में उसको वो है। ये सारी विलासितापूर्ण ये सुविधाएं, इस चीजों में हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम लोग अगला जो शब्द आएंगे वो आएंगे इनमें। अब आ जाता हूं कि हम लोगों को किन किन लोगों के ये सारे शब्द ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, हम लोग इनको सबको याद रख लेना है। मैं याद ये सबको आप लिखेंगे नहीं, कोई काम के नहीं रहेंगे, फिर मैं बाद में अगली वीडियो में भी आ जाऊंगा आपको पढ़ाने, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपने ये लिखी नहीं। अब विश्वास भंग से बचना, इसी को बोलते हैं कि आपको डिमोटिवेट करना, आपका आत्मविश्वास गिरा देंगे। वो कितने ही इसी बार जो 30 से 35 मिनट बच्चों का इंटरव्यू चला है ना, और उनने कुछ ऐसी स्थिति में आपको डिमोटिवेट कर दिया है या आपका विश्वास भंग कर दिया है जिससे आप बाहर हो गए हैं। और यदि वो एक प्रश्न आप संभाल ले जाते तो आज आप धर्मगुरु में चयन हो चुके होते, लेकिन अब कोई बात नहीं है, अब हम लोग कदम से कदम ताल मिलाते हुए तैयारी करेंगे। तो ये वो शब्द है जो आप लोगों को थोड़ा समस्या हुई। अब हम लोग आ जाएंगे एक एक शब्द, विवेक, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण। मैं डबल क्रॉस मार देता हूं, जस्ट समझ लेना ये आत्मी लिखा है। नियंत्रण, निर्णयन, अवलोकन, ये शब्द आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगे। मैं परिस्थितियों के अनुसार समझाऊंगा, बाकी ऐसे में आप लोगों को परिभाषाएं समझाते रहूंगा, कोई आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं परिस्थिति क्रिएट करूंगा, वो उनको लेते हुए फिर आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। अब आना है हम लोगों को विनयशीलता, एक सुनहरी नियम है, ये किस धर्म से संबंध रखते हैं ये आपको जरूर कमेंट में बताना। यदि किसी लड़के ने भी या किसी विद्यार्थी ने सारे धर्मों को पढ़ा हो तो किसी एक धर्म में 3 गोल्डन रूल्स हैं, तो उन लोगों को बताना है कि आखिर ये सुनहरे नियम किस धर्म से लिए गए हैं। तो जरूर कमेंट कर देना है आप अपने जिन लड़कों को भी, तो फिर मैं मानूंगा कि आप धार्मिक सभी धर्मों या सर्वधर्म समभाव अभी या सभी धर्मों में आप लोग कितना ज्ञान रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अवगुण। अब अवगुण कौन कौन से होते हैं उन लोगों को मैं आप लोगों को यहाँ बगल में, चलो मैं शुरुआती से ही डिस्कस किए दे रहा हूँ। एक तो सबसे पहला अवगुण होता है कि हमारा आलस। यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो ये आलसी जीवन में, क्योंकि कर्मकांडी जीवन में आलस भरा या मतलब विलासितापूर्ण जीवन जरूर रहता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखो मेरी कोई भी शब्द शैली है मैं संपूर्ण लोगों के लिए नहीं संबोधित करता हूँ, ये जरूर याद रखना। मैं कुछ ऐसी चीजों या कुछ लोगों के लिए संबोधित करता हूँ, तो इसमें थोड़ा अंतर कर लिया करो। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग अपने, यदि आप ईमानदार और संघर्षवादी हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है सेना में,
तो आप ये सैनिक बनने के योग्य हैं, धर्मगुरु बनने के योग्य। और बाकी जो विलासितापूर्ण ऐसी चीजें हैं तो मैं एक एक शब्द बता दे रहा हूँ, जैसे विद्वेष, आलस। एक शब्द है को कामुकता। तो कामुकता का मतलब आप गलत नहीं ले लेना है, क्योंकि कौमार, कामुकता, ये सारी चीजें नकारात्मक शब्दों, मैंने बताया था कि जो हमारे मनोविज्ञान में शब्दों का थोड़ा अलग, इस कामुकता का मतलब होता है लालसा। फिर आप नकारात्मकता की ओर बढ़ जाए, उसको समझ ले, ठीक है। एक होता है हमारा धन लोलुपता, धन लोलुपता। तो ये 4-5 शब्द आप लोगों को अवगुण में, बाकी ईर्ष्या, ऐसी कई चीजें, स्वार्थ, ये मैं इसी में भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ मिलते हुए शब्द हैं, स्वार्थी। इन चीजों के ऐसे 5-7-8 शब्द होते हैं, लेकिन जैसी स्थितियों में है तो ये आप लोगों को इनसे तो परिचित होंगे, आपके आम जीवन में जरूर आते रहे होंगे। अब आ जाएंगे हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। पहले तो हम लोग, सबसे पहले हम लोगों को देख लेना है कि हम लोग धार्मिक, सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी धर्म हैं उनके नैतिक सिद्धांत पढ़ लेंगे। फिर आएंगे हम लोग दर्शनों में, तो हिंदू दर्शन पढ़ेंगे, बौद्ध पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे, चारवाक पढ़ेंगे, मार्क्स पढ़ेंगे। ये चीजें आप लोगों को इसलिए जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता यदि आप लोगों से चर्चा कर ली जाती है धोखे से भी, तो ऐसा ना हम लोग बाद में हो जाए। पाठ्यक्रम में हमारा कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए। बाकी उस हिसाब से फिर क्या जरूरत है, किस पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना है, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम में हम लोगों को सब कुछ लिखना है। तो हिंदू, बौद्ध, जैन, चारवाक, मार्क्स, ये लिख दिया। अब मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है तो आप रोकते हुए वीडियो को लिखते चलेंगे, फिर आपको समझेंगे कि आखिर कैसा हम लोगों को तैयार, हम लोग धर्मगुरु अब इतनी आसानी से नहीं बन सकते, हम लोगों को अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे आर्मी के जवान करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कांट, ये माने हुए नीति शास्त्री है। फिर गांधी जी का दर्शन पढ़ेंगे हम लोग। एक में यहाँ एक आप लोगों की थोड़ी शब्द शुरुआत, जो भी आप एक साधारण भाषा में किसी, आप मतलब आपके विपक्ष में कोई भी लोग हैं, लेकिन हमारे भारत देश में उनकी स्वतंत्रता में या किसी भी चीज में योगदान रहा हो, तो उनको सम्मानजनक तरीके से, या श्रीमान या श्री बोलते हुए नहीं बोल पाते हैं तो पीछे जी लगा के संबोधित जरूर करना है, तो आपका सम्मान ही झलकना चाहिए। हालांकि आप भले ही उनसे सहमत हों या उनके कार्य से या उनके विचारों से ना भी हों, लेकिन आपको सम्मान जरूर करना है। तो ये सारी चीजें देखते चलना है। हम लोग फिर गीता का देखेंगे, गीता का दर्शन नैतिकता में। ये सारी चीजें देखो, जितना ये नैतिकता के सिद्धांत हैं ये सभी धार्मिक ग्रंथों से निकल कर आए हैं, लेकिन वर्तमान में व्यवहारिक जीवन में उन लोगों ने उपयोग किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया इसका। तो एक्सपेरिमेंट जो ज्यादा अच्छे सिद्ध हुए हैं उनको एथिकल, मतलब एथिक्स में जोड़ते हुए अलग से पढ़ाने का एक सीधा विषय बना दिया। यहाँ अब हम लोग एक 4 नैतिक ध्येय हैं, 4 नैतिक ध्येय, ये हिंदुओं में है। अब आप लोग कमेंट में जरूर कोशिश करना कि आखिर वो 4 नैतिक ध्येय क्या है हिंदू दर्शन में या हिंदू धर्म में। तो आप लोगों को फिर अब ज्यादा अच्छी तरह आपका दिमाग, जो नजरिया है ना पढ़ने का आप धर्म को, वो थोड़ा थोड़ा बदलेगा। अब आ जाते हैं हम लोगों को किन किन ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, या कौन से ऐसे गुरु हैं जो धार्मिक गुरु या प्राचीन काल से, जिसको वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता है। तो उनको कौन कौन को पढ़ना, किन किन को पढ़ना है हमको? पहले तो नानक जी को पढ़ना है हमको, विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती जी को पढ़ना है, ठीक है। और कौटिल्य राम मोहन राय जी, और कौटिल्य और राम मोहन राय,
राम मोहन राय, ये पश्चिम बंगाल के थे। तो इन लोगों के थोड़ा हम लोगों को सिद्धांत पढ़ना है जिससे हम लोग बहुत अच्छी चीजें समझ सके। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अभी आप लोग घबराना नहीं, अभी तो आधा हुआ है। अभी बहुत कुछ जो हम लोगों की ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, जिन जिन शब्दों को हमको सीखना है, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल देखो, मैं इसलिए आप लोगों को नहीं उपलब्ध कराऊंगा, नहीं तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल भी सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं, जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप सीरियस होंगे नहीं। और जिनको नहीं लिखना है तो वो बिल्कुल मत लिखना। मैंने बताया था कि मुझे थोड़ी जरूरी है, आपको धर्मगुरु बनना है, मेहनत, हाँ आप मेहनत तो सारी आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको दिशा मार्गदर्शन करवा सकता हूँ। मेहनत समझ लेना, जब मैं इतना कर सकता हूँ कि मैंने अपने हाथ से बना लिया, अब आपके लिए इतना मैं कुछ कर दूं तो आप इतना तो आपकी जवाबदेहिता बनती ही है ना, कि आप लोग हाथ से या अपने हैंड राइटिंग से एक रजिस्टर में यदि ना कर पाए तैयार, तो फिर आप अपना देख लेना। अब जो हमारा कोड ऑफ, जो आचरण संहिता होती है ना, आप लोग बार बार सुनते होंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट, तो सभी के लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड का मतलब होता है संहिता, नियम कानून, ठीक है। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, कि आपको इस क्षेत्र में कैसे आचरण रखने हैं। तो आप सबसे पहले तो संहिताएं और नियम आपको देखने हैं कि किस क्षेत्र में, यदि आप सेना में हैं तो आपको क्या आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अब आपको देखना है कार्य का विनियमन, ये आप सेना में धर्मगुरु पद पर क्या, कौन से आपको कार्य, कौन से कार्य के लिए आपको वहां अपॉइंट किया जा रहा है, वो कार्य आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको देख लेना है। अब आती है हमारी शुरुआतें होते हैं सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान। ये त्याग बलिदान एक ही शब्द मत समझ लेना, इनमें बहुत मौलिक अंतर है। त्याग होता है कि आप सारी सुख सुविधाएं आप त्याग कर रहे हो, आप अपनी देश की सेवा में लगे हुए हैं। और बलिदान होता है कि आप जीवन का, आप बिना जीवन के मोह से वो आप अपनी देश की सुरक्षा, सेवा और रक्षा करते हैं, तो आपको इसका भी कोई डर भय नहीं है। तो ये दोनों चीजों में मौलिक अंतर है, दोनों को स्वयं समझ नहीं लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ईमानदारी, ऑनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, सत्यनिष्ठा। इन शब्दों को याद करना, बिल्कुल लिखते चलना है। शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ कई शब्द नए हों, लेकिन इनको सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको साइकोलॉजी 50% जो हमारा अभी वर्तमान में वार्तालाप हो रही है इंटरव्यू में, उसमें बड़ा समस्याएं पैदा होंगी फिर, ठीक है। तो उद्देश्य परकता, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है। योग्यता तथा यथोचित ध्यान, योग्यता से भी प्रश्न आपसे, यथोचित ध्यान आपसे कई लड़कों से प्रश्न पूछे गए हैं योग्यता संबंधी, ठीक है। गोपनीयता, ये आपको बिल्कुल इसका मतलब पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग व्यवहार, आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर आते हैं निस्वार्थता, नहीं जन जीवन के 7 सिद्धांत, मतलब साधारण जीवन के, जन जीवन के 7 सिद्धांत। ये बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा, जब बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो इसमें आप टेंशन नहीं लेना। लेकिन धर्म के 4 सिद्धांत आप लोगों को बताना है कमेंट में। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ आराम से। जिन जिन को ना लिख पाए हो, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए आप रुका रुका कर सारी चीजें आप लोगों को देख लेनी है। अब देखना है निस्वार्थता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। अब आना है हम लोगों को उत्तरदायित्व, अब आना है हमको खुलापन। अब यह इसके साथ मिलता शब्द होता है पारदर्शिता, ठीक है।
जो भी यदि मिलते जुलते शब्द में आप लोगों को जोड़ता चल रहा हूं। अब नेतृत्व क्षमता, टेंशन नहीं लेना, ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। फिर इसको देखते हुए आप लोग, क्योंकि इन शब्दों को इसलिए मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि कम से कम आप इन शब्दों को लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ महसूस तो होगा कि आखिर ये चीजें हैं क्या, इनकी सेना में जरूरत है क्या। यदि मैं धर्मगुरु बन रहा हूं तो इन शब्दों से मुझे क्यों परिचित होना चाहिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं, आप लोग बिल्कुल आराम से। सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग, सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग, इसका मतलब वही है कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी धार्मिक गुरुओं ने जो भी निर्णय लिए हैं, वो जितना जो भी सबसे अच्छा निर्णय रहा उनका हम वर्तमान में ये उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा निष्ठा, तटस्थता। ये बहुत सारे ऐसे शब्द अभी देखते लिखते चला आपको, और बाकी नहीं। हितों के टकराव की स्थितियां, ये सबसे ज्यादा हितों का टकराव जो पारिवारिक जीवन में समस्याएं चल रही है ना, इसी की वजह से हितों के टकराव से। सास बहू की लड़ाई हो रही है, भाई 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 की लड़ाई हो रही है, या भाई बहन की लड़ाई हो रही है, ससुर, जितनी भी आप लोग स्थितियां माने हमारे सामाजिक जीवन में, जितने भी पारिवारिक में स्थितियां बिगड़ रही है, वो हितों के टकराव का मूल कारण है इसका। इसलिए तो मैं आप लोगों से बोला था कि यदि चाहे तो आप लोग परिवार वालों को अपना शेयर करके, और जिनके छोटे भाई बहन हो तो वो जरूर शेयर कर लेंगे अपनी वीडियो को, वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ से आप लोगों को धार्मिक दृष्टिकोण तो ठीक ही ठीक है, आपका जो जीवन आपको कैसे जीना है और सही और गलत का परीक्षण कैसे करना है आपको देखना है, वो बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करेगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं सांस्कृतिक नियमों मानदंडों का पालन। सामाजिक सांस्कृतिक, जो भी नियम बनाए गए हैं, मानदंडों का पालन। अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं चरित्र, कैरेक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निजी गुण, निजी गुण और सार्वजनिक गुण, इनमें मैं बता दूं आप लोगों को कि वो गुण जिसमें कोई आपकी अन्य व्यवस्था या अन्य लोग प्रभावित होते हैं वो सार्वजनिक गुण, जिसमें आपका निजी मतलब पर्सनल जीवन जिससे प्रभावित मूल्यों से प्रभावित होते हैं, वो है निजी गुण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सद्गुण, नैतिकता, इनको वर्टू, इन्हीं के चारों ओर पूरा हमारा नीति शास्त्र घूमता है, सद्गुण, नैतिकता। अब आता है हमारा कुशलता, एक है हमारा पदानुक्रमिका। अब शब्द आता है हमारे पेशेंस, धैर्य। ठीक है, ये हो गया। एक हमारा आता है आलोचना की कला, इसको मैं बताऊंगा कि जैसे आप लोगों से कई प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि आपको सेना में क्या कमी दिखती है, आपको अपने अंदर क्या कमी दिखती है, आपको सरकार में क्या कमियां दिखती है, तो ये आलोचना की कला आप लोगों को सीखनी है बिल्कुल, कि कैसे कमियां हम लोग बताते हैं और कैसे हम लोगों को बिल्कुल समतुल्य या मतलब तुला हुआ संतुलित उत्तर देना है। तो इसी कला से आप लोग, ऐसे नियम में आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप ऐसा सीख जाएंगे कि किसी भी चीजों में कैसे हम लोगों को कमियां देखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा और बचा है, बिल्कुल मैंने बताया था कि थोड़ा लंबा, जो मतलब आप लोगों से जैसे प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनके आधार पर सारे शब्दों को तैयार किया है, तो आप इन चीजों में घबराना नहीं। अब आना है हमारा संवेदनशीलता। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारा आज्ञाकारिता, इसका सेना में बहुत महत्व है। तो एक है हमारा पारदर्शिता, मतलब खुलापन, पारदर्शिता हो गया। एक है हमारा निष्पक्षता। अब देखो अभी अभी मैं देख के भी फिर भी एक दोबारा बारंबार तो हो जा रही थी सब्जी। एक है हमारा दूरदर्शिता,
जो भी हम लोग निर्णय लेंगे वो कितने दूरदर्शी और कितने सही साबित होंगे आप गुण आपको पता होना चाहिए। एक होती है हमारा सहभागिता और एक होता है हमारा समाधान नजरिया। आप कितना अच्छा समाधान किसी मुद्दे पर निकाल लेते हैं, ये प्रश्नों में आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर, और कुछ ऐसी चीजें अभी बची हैं तो उन लोगों को मैं पहले सीधे मैं एक लाइन से लिखवाता जाऊं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, ये जो आप लोगों से युद्धों के बारे में पूछा गया था ना, ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंदर ही आना था और कैसे हम लोगों को जवाब देना था। कुछ लड़के उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना देखकर भारत की स्थिति में भावनात्मक रूप से स्तर को देखते हुए उसका जवाब दे गए, तो इसलिए वो थोड़ा असफल हो गए। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग आएंगे शांतिवाद, अहिंसावाद। इन शब्दों को बिल्कुल एक एक शब्द लिखते चलना है। न्यायोचित युद्ध सिद्धांत, न्यायोचित युद्ध सिद्धांत। अब मैं फिर से मिटा रहा हूं। अब आएंगे हम लोग सुधारवाद। एक शब्द आता है हमारा उग्र सुधारवाद, ठीक है। एक शब्द आता है हमारा राष्ट्रवाद, एक आता है हमारा उग्र राष्ट्रवाद, एक कट्टरता या कट्टरवाद। इन शब्दों को एक एक बहुत अच्छी तरह, मतलब यदि आप लोगों को नहीं पता होता है ना, इसलिए आप उत्तर देने में फंस जाती हैं इनकी, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से समझना है एक एक शब्द को। एक आता है हमारा आधुनिक उदारवाद, एक होता है हमारा अवलोकनात्मक गुण। किसी भी आपने कार्य किया है उसका आप अवलोकन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको याद रखते, मतलब इन चीजों को केंद्र में रखकर कोई कार्य करते हैं कि ऐसा नहीं कि लापरवाही से करना शुरू कर देते हैं। एक होता है आधुनिक उदारवाद। अब हमारा आता है साम्यवाद और समाजवाद। आप लोगों को बिल्कुल घबराना है ही नहीं, मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं एक एक लाइन में बिल्कुल इसका मतलब बताते हुए और कोई स्थिति में बताते हुए आप लोगों से निकल जाना। आपको काउंटिंग कर लेना है कि जितने हैं उतने ही दिन मान लेना है। यदि 60 शब्द हैं तो 60 दिन मान लेना, आपके सारे कवर हो जाएंगे। और फिर इनको मुझे आपका रिवीजन करवाने में अभी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप सारी चीजें फॉलो करते चलते हैं तो, ठीक है। अब आना है हमारा टकराव प्रबंधन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रबंधन के नए साधन। प्रबंधन के नए साधन तक आते हुए अब हमारी 4-5 चीजें और बची हैं, मैं जल्दी से बता के आप लोगों को खत्म करता हूं। और मैंने बता दिया, यदि आप लोग इंटरव्यू में मेरे से फिजिकली ट्रेनिंग ऑफलाइन लेंगे ना, तो इन सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह बननी चाहिए, इसलिए ईमानदारी से तैयारी करना। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने यहाँ पे एंट्री नहीं दूंगा। ये मेरा सख्त, आप लोगों को पता है कि मैं जो बोलता हूँ फिर वो करता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग भावनात्मक समझ पे। इसकी बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं EQ, इमोशनली क्वोशिएंट, ठीक है। अब बोलते आना है हमको बौद्धिक स्तर। IQ आपका कैसे मापा जाता है, ठीक है। एक होता है समानुभूति,
एक होता है हमारा समानुभूति और एक होता है सहानुभूति। आपने सहानुभूति तो शब्द सुना होगा, लेकिन ये समानुभूति, समान, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, समानुभूति। ठीक है, ये दोनों सहानुभूति, यदि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो हम उनके साथ अपनी संवेदनाएं या ये सारी चीजें जितनी भी मदद होती हैं वो भेजते हैं। लेकिन समानुभूति का मतलब होता है कि उसके साथ जो घटना घटी है उसका क्या, उसको नुकसान का जो दर्द है, जो या किसी व्यक्ति जाने का दर्द है, वो अपना अनुभूत, हम लोग भी उसका दर्द अनुभूति कर पाए, तो इसका होता है, इसको एक सिंपैथी, एक को एम्पैथी बोलते हैं, एक शब्द को। अब आते हैं हम लोग यूपी, ये सारे हमारा लगभग हमारा सारा कुछ हो गया है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल घबराना है नहीं है कि आपसे सारा कुछ बनेगा। यदि ये शब्द आप पढ़ लेते हैं, इतना सारा हमारा आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। आप बिल्कुल परिपक्व हैं इंटरव्यू के लिए, और आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप किसी भी स्तर से मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्न से आपका सामना हो जाए, आप बिल्कुल उधेड़ कर आ जाएंगे उसको, और उनको ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हम वो अपना इंटरव्यू नहीं उनका लेके आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ईमानदारी से, लेकिन केवल बातों बातों में ये सब कुछ नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूंगा, आप उससे आगे भी मेहनत करते चलेंगे तो आप लोगों का इसमें भला हो जाएगा।